हेलो एवरीवन। आप लोग स्पेशली इंग्लिश के मॉक टेस्ट की बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थे, वो भी बेस्ड ऑन लेटेस्ट पैटर्न जो कि इक्विडिटी के द्वारा सिलेक्शन पोस्ट और स्टेनो के एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चंस आपको डिफरेंट टाइप के देखने को मिले, उस पैटर्न पर आप डिमांड कर रहे थे कि सर आप मॉक टेस्ट करा दीजिए। जो स्ट्रेटजी वाला वीडियो मैंने बनाया था उस पर लगभग नियर अबाउट 70 to 80% बच्चों के कमेंट थे कि मॉक टेस्ट को लेकर के डिस्कशन हो जाए। तो ये आपका मॉक टेस्ट है और रियल आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है अपकमिंग एग्ज़ाम एसएससी 20 सीजीएल 2025 के लिए, उसी पैटर्न पर बिल्कुल मैंने बनाने की कोशिश की है। आप एक बार सॉल्व करेंगे शुरू से आखिरी तक तो आपको पता लगेगा। वन मोर थिंग कि आपको लास्ट में स्कोर ज़रूर बताना है। आप पूरे क्वेश्चन सॉल्व करिए और उसके बाद देन आप लास्ट में स्कोर बताएंगे। जैसे वॉइस नरेशन के क्वेश्चन बहुत लेंदी होते हैं, उसी पैटर्न पर रखें। आरसी पूछ लेता है, यहाँ पर क्लोज टेस्ट को नहीं रखा है, आरसी को रखा है। एंड वन मोर थिंग, वो कैब का जो लेवल है वो भी थोड़ा सा एडवांस है। और इसके अलावा ट्रांसफॉर्मेशन और जितने भी बेसिक्स इंग्लिश के टॉपिक हैं उनको भी यहाँ पर इंक्लूड किया है। आइए फिर स्टार्ट करते हैं। तो आपको रियल फील आने वाला है जो जिस तरीके से लेटेस्ट पैटर्न है उसका। तो स्पेशली इंग्लिश का मॉक करने वाले हैं। दिस इज योर मॉक टेस्ट नंबर फर्स्ट, है ना। लास्ट में आप अपना स्कोर कार्ड जरूर बताएंगे, मुझे आइडिया लगेगा आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। ठीक, आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले। पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है गॉड मेड द कंट्री, मैन द टाउन, या मैन मेड द टाउन, आप ऐसे भी लिख सकते हो। और आपसे जानना चाह रहा है आइडेंटिफाई द सेंटेंस। अब हो सकता है मैं इसी में पूरा एक लेंदी सा पैराग्राफ लेता और ये वाला स्टेटमेंट बीच में डालता और इसमें अंडरलाइन करके इस स्टेटमेंट को मैं पूछता कि भाई इसमें कौन सा सेंटेंस गिवन है। तो मैंने डायरेक्टली पूछ लिया है। अब यहाँ पर मेन प्रॉब्लम, आपने कहा यहाँ पर बेसिकली सिंपल सेंटेंस तो नहीं हो सकता क्योंकि सिंपल सेंटेंस में हमें सिंगल फाइनाइट वर्ब चाहिए। वैसे यहाँ पर ये बनता है मैन मेड द टाउन, ये मेड वर्ब जो है ये फिर से यहाँ पर मेंशन होनी चाहिए। ये फाइनाइट वर्ब है और ये फाइनाइट वर्ब है। आपने ये वाली बात पढ़ी थी कि बेसिकली सिंगल फाइनाइट वर्ब होगी तो हमें सिंपल सेंटेंस को हम डायग्नोज करेंगे और डबल फाइनाइट वर्ब है या तो कॉम्प्लेक्स होगा या फिर कंपाउंड होगा। अगर डबल फाइनाइट वर्ब है और बीच में आपने कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगाए हैं तो फिर ये कंपाउंड सेंटेंस बनेगा, कंपाउंड सेंटेंस बनेगा। और डबल फाइनाइट वर्ब है और बीच में आपने सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगाया है या यहाँ पर भी लगा सकते हैं आप, तो सेंटेंस जो बनेगा दैट विल बी कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर दो और फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती है जो हमें टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, जिससे पता चल जाता है कि सेंटेंस प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में। जैसे मेड से पता चल रहा है कि ये किस में है, पास्ट में। अब आपने कहा कि मेड जो है ये फाइनाइट वर्ब, ये फाइनाइट वर्ब, डबल फाइनाइट वर्ब है तो सिंपल सेंटेंस नहीं होगा। आपको कंफ्यूज करने के लिए उसने यहाँ पर मेड नहीं लगाया, जबकि एक्चुअल प्रॉवर्ब यही होती है गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन, है ना। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अब एक और आपने कहा या तो ये कंपाउंड होगा या तो कॉम्प्लेक्स होगा। फिर आप आए बीच में, यहाँ पर आपने कहा कंजक्शन कौन सा लगाया, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये सेमी कॉलन। ये जो सिंबल होता है ये सिंबल होता है सेमी कॉलन का। ये जो सिंबल होता है ये सिंबल होता है सर सेमी कॉलन का, है ना। तो जब सेमी कॉलन का सिंबल है तो अब आपको ये पता करना है कि सेमी कॉलन किस में आएंगे। सेमी कॉलन अगर ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन में आएंगे तो कंपाउंड बन जाएगा और अगर ये सबऑर्डिनेट में आएंगे तो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो आपको पहली बात तो यही जाननी है कि जो सेमी कॉलन होते हैं ये होते हैं आपके बेसिकली कोऑर्डिनेट कंजक्शन। ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन में काउंट किए जाते हैं और इनसे बनने वाला जो सेंटेंस होगा दैट विल बी कंपाउंड सेंटेंस। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी कंपाउंड सेंटेंस। ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी योर करेक्ट आंसर। लेकिन अब इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि कौन कौन से कंजक्शंस लगेंगे डबल फाइनाइट वर्ब हो और कौन से कंजक्शंस लग जाएंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि जो सेंटेंस है वो कंपाउंड है, क्योंकि वो जो कंजक्शंस हैं वो कोऑर्डिनेट कंजक्शंस हैं। अब कोऑर्डिनेट कंजक्शंस में एक बात तो आप अच्छे से जानते हो
कि FANBOYS आता है, फैन बॉयज आता है, पहली बात। यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं किसके, कोऑर्डिनेट कंजक्शन के बारे में। और ये कंजक्शन जहाँ पर भी लगे होंगे वहाँ पर जो सेंटेंस बनेगा दैट विल बी कंपाउंड। तो पहले तो फैन बॉयज के बारे में जान लेते हैं। फैन बॉयज का मतलब ऐप का मीनिंग क्या हो गया, फॉर। ए का मीनिंग क्या हो गया, एंड। एन का मीनिंग क्या हो गया, नॉर। बी का मीनिंग क्या हो गया, बट। ओ मीन्स क्या हो गया, और। वाई मीन्स क्या हो गया, एट। एस मीन्स क्या हो गया, सो। और इनको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। तो ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हो गए। बट केवल इतने ही कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस नहीं होते। हालांकि आपको ये वाली बात इसी तरीके से पढ़ाई जाएगी और आपने पढ़ी भी होगी, डैम श्योर है ना। ये वाली बात मैं डैम श्योर होकर के कह रहा हूँ कि आपने ये वाली बात पढ़ी है कि फैन बॉयज जो होते हैं वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं। और आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट को ये वाली बात नहीं पता है कि इसके अलावा भी हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं। उनमें से एक आता है आपका सेमी कॉलन। याद रखिएगा ये सिंबल किसका है, ये सिंबल है सेमी कॉलन का। और सेमी कॉलन जो होते हैं वो एक तरीके के कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं। इसके अलावा क्या और भी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हो सकते हैं? जी सर, बिल्कुल हो सकते हैं। अब वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। जैसे आपने कहा बोथ के साथ एंड का पेयर लिखते हो आप, ये भी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में काउंट किए जाते हैं। जैसे नॉट ओनली के साथ आप बट आल्सो का यूज करते हो, नॉट ओनली बट आल्सो, ये भी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में कंसीडर किए जाते हैं। जैसे आप एज वेल एच का यूज करते हो, ये भी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का पार्ट है ना। या फिर आपने मोर ओवर लगा लिया, आपने क्या लगा दिया, मोर ओवर, है ना, ये भी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का पार्ट है। जैसे आप बट लगा लेते हो, जैसे आप एट लगा लेते हो। इवन यू कैन यूज स्टिल, है ना, हाउएवर, हाउ एवर। जैसे आप यूज करते हो नेवरदलेस। नेवरदलेस क्या है, ये भी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। नेवरदलेस का मीनिंग होता है फिर भी। वेयर एज, वेयर एज का मतलब होता है जबकि, है ना। इसी तरीके से आप और भी कंजक्शंस यूज कर सकते हो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में। जैसे आप आर का यूज कर सकते हो, इल्स का यूज कर सकते हो, आप अदरवाइज का यूज कर सकते हो, अदरवाइज का यूज कर सकते हो। आइदर और नाइदर नॉर आपको पता होगा, चॉइसेस के लिए यूज करते हो, आइदर और एंड नाइदर, नीदर नॉर, ईदर और एंड नीदर नॉर। जैसे आप फॉर का यूज कर लेते हो, फॉर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, हालांकि यहाँ पर फॉर लिखा हुआ है स्टार्टिंग में, है ना। जैसे आप सो का यूज कर लेते हो रिजल्ट बताने के लिए, देयर फोर का यूज कर लेते हो, तो है देयर फोर इसलिए, हैंस, हैंस HENC, कॉन्सिक्वेंटली, एज अ रिजल्ट ऑफ। तो ये जो कंजक्शंस आपने लिखे हैं ये कंजक्शंस कौन से हैं, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। और जब भी ये सेंटेंस में लगे होंगे तो बनने वाला सेंटेंस अगर डबल फाइनाइट वर्ब है और ये कंजक्शन यूज किए जा रहे हैं तो बनने वाला सेंटेंस हमारा कौन सा होगा, दैट विल बी कंपाउंड सेंटेंस, है ना। तो फैन बॉयज तो आपको याद रखने हैं, बाकी ये भी आपको याद रखने हैं। इसमें आपने कहा सेमी कॉलन आएगा, बोथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो, एज वेल एज, ये एड करने वाले क्युमुलेटिव कंजक्शन है। मोर ओवर तक आप कह सकते हो। ये कंट्रास्टिंग कंजक्शन है, जस्ट अपोजिट बात बताएंगे, जिसमें बट आएगा, एट आएगा, स्टिल आएगा, हाउएवर, नेवरदलेस, वेयर एज। ये चॉइसेस वाले कंजक्शन है जिनमें और आएगा, एल्स आएगा, अदरवाइज आएगा, ईदर आर, नीदर नार, है ना। और ये इलेक्टिव कंजक्शंस होते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस भी इवन 4 पार्ट में आप डिवाइड करते हो, क्युमुलेटिव हैं, एडवर्सेटिव हैं, इलेटिव हैं, है ना। तो एक और छूट गया आपका, कौन सा, क्युमुलेटिव हो गया, अल्टरनेटिव हो गया, एडवर्सेटिव हो गया, इलेटिव हो गया। 4 तरीके के अलग अलग कंजक्शंस होते हैं। तो फिलहाल इतनी बात याद रखनी है। और इसमें एक सिंबल भी यूज करते हैं, दैट इज सेमी कॉलन। तो होप सो पूरी बात क्लियर हो गई। अब आपको दोबारा कहीं पर भी ये वाले कंजक्शंस मिलेंगे तो आप उस पर तुरंत देखते ही आप उसको डिफाइन कर पाएंगे। अब आते हैं सर सेकंड क्वेश्चन पे, और ये मैंने बिल्कुल रिलेवेंट मॉक बनाया है ना। अब देखिए वापस आते हैं। चूज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम सिंपल टू कंपाउंड। सिंपल से कंपाउंड बनाना है आपको। अब आपने कहा यहाँ पर देखिए, यू मस्ट कन्फेस योर गिल्ट टू अवॉइड पनिशमेंट। अब ये जो है मस्ट कन्फेस एक ही फाइनाइट वर्ब है, सिंगल फाइनाइट वर्ब को मतलब ये सिंपल सेंटेंस है। हमें बनाना क्या है, हमें बनाना है कंपाउंड। कंपाउंड में हमें डबल फाइनाइट वर्ब चाहिए एंड साथ ही साथ हमें कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन भी चाहिए, है ना। तो आप चेक करते हैं।
जैसे आपने कहा मस्ट कन्फेस, फाइनाइट वर्ब, वांट टू अवॉइड, ये फाइनाइट वर्ब, बट इसको कनेक्ट किया आपने इफ से। इफ कौन सा है? ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, तो ये आंसर तो इनकरेक्ट हो गया। फिर आपने कहा इफ यू कन्फेस योर गिल्ट यू कैन अवॉइड पनिशमेंट, और अगेन ये देखिए, अब वो कैसे भी लिख रहा हो लेकिन ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, वैसे ये फाइनाइट वर्ब है, ये फाइनाइट वर्ब है, डबल फाइनाइट वर्ब यूज कर रहे हो, बट जो कंजक्शन यूज कर रहे हो सबऑर्डिनेटिंग है, इसलिए ये भी कंपाउंड सेंटेंस नहीं होगा। अब आपने कहा मस्ट कन्फेस, एक ये बन गया, एंड यू विल बी पनिश्ड, एक ये बन गया, ये भी फाइनाइट वर्ब है और ये भी फाइनाइट वर्ब है, और आपने कहा एंड लगा है। एंड फैन वॉइस में एक का जो मीनिंग है वो एंड है, और आपने कहा करेक्ट आंसर आपका ये हो गया। बट एक मिनट, यू मस्ट कन्फेस योर गिल्ट, है ना, यहाँ पर भी फाइनाइट वर्ब है, ध्यान से देखिएगा, ये फाइनाइट वर्ब है एंड ये भी आपकी फाइनाइट वर्ब है, डबल फाइनाइट वर्ब है, और यहाँ पर एक कंजक्शन अदरवाइज है, ये भी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, ये भी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। अब आप फंस गए, अब आपको देखना पड़ेगा कि किससे मीनिंग ज़्यादा अप्रोप्रिएट आ रहा है, वो अदरवाइज से मीनिंग ज़्यादा अप्रोप्रिएट आ रहा है या एंड से ज़्यादा अप्रोप्रिएट आ रहा है। जिससे मीनिंग ज़्यादा अप्रोप्रिएट है आप उसके साथ जाओगे। कह रहा है यू मस्ट कन्फेस योर गिल्ट, है ना, तुम्हें अपने गिल्ट को कन्फेस कर लेना चाहिए, एंड यू विल बी पनिश्ड, है ना, और तुम क्या किए जाओगे? पनिश किए जाओगे। अब ये क्या कह रहा है? कह रहा है तुम्हें अपनी गिल्ट को कन्फेस कर लेना चाहिए, नहीं तो अदरवाइज, अन्यथा, अन्यथा तुम्हें पनिश किया जाएगा। तो ये वाला मीनिंग ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, और यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा होगा? दैट विल बी फर्स्ट। वैसे मैंने ट्रांसफॉर्मेशन का आपको एडवांस लेवल पढ़ा रखा है, वहाँ से इस क्वेश्चन को आप बड़े आसानी से कर सकते थे। मैंने एक चीज़ और बताई थी कि जब भी इन्फिनिटिव होता है तो इन्फिनिटिव को रिमूव करके आप अदरवाइज वगैरह, आर वगैरह, एल्स वगैरह यूज करके आप क्या करते हो? कंपाउंड बना लेते हो। तो पहले सेकंड क्वेश्चन को जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी फर्स्ट। मैंने डायरेक्ट आंसर नहीं निकाला, मैंने क्या किया है, एक एक ऑप्शन को एलिमिनेट किया है, देन हम आंसर तक पहुंचे। अब चलते हैं सर नेक्स्ट। अगला जो वर्ड है, अगला जो वर्ड है दैट विल बी कोलाट्रल। अब इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं रुक करके। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोलाट्रल? कोलाट्रल का मीनिंग क्या होता है? कह रहा है पैथेटिक, इसमें सिनोनिम बताना है आपको, सिमिलर वर्ड बताना है ना, क्या बताना है? देखो, पैथेटिक एक वर्ड है, गारंटी एक वर्ड है, टायरसम वर्ड है, मैग्नानिमस एक वर्ड है ना। पहले तो ये वाला वर्ड इंपॉर्टेंट है, गारंटी। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसकी स्पेलिंग एग्जाम में पूछी जाती है आपसे। गारंटी की स्पेलिंग वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, GUARANTEE, और यहीं पर कंफ्यूज कराता है AU या UA में, है ना, तो ध्यान रखना इसकी स्पेलिंग। पैथेटिक मतलब दयनीय होता है, इसका मतलब होता है पिटिएबल, जिसको देख करके दया आए। जैसे बेरोजगारों की जो कंडीशन है, उनकी कंडीशन को देख करके आपको बहुत दया आने वाली है, तो बहुत ही पैथेटिक कंडीशन है। पैथी वर्ड वैसे फीलिंग्स के लिए आता है ना, तो बहुत ज़्यादा फील हो रहा है किसी की कंडीशन देख करके, उसकी कंडीशन इतनी ज़्यादा बुरी है, तो आप कहोगे पिटिएबल कंडीशन है ना, पैथेटिक कंडीशन है। एडजेक्टिव है बेसिकली, इसका पार्ट ऑफ स्पीच निकालोगे तो एडजेक्टिव होगा। टायरसम, जो चीज़ थका देने वाली है उसको आप कहते हो टायरसम। इसी के लिए वर्ड आप टेडियस कहते हो, टेडियस मतलब होता है थका देने वाला, है ना। इसी को आप बोरिंग कहते हो, आप बोरिंग कहते हो। बोर्डम इसका नाउन फॉर्म हो जाएगा, आप इसी को मोनोटोनस बोलते हो, मोनोटोनस, है ना। एक ही टोन सुनते सुनते व्यक्ति मोनोटोनस हो जाता है। बोरिंग आपको पता ही है। टीडियस कट जाता है तो व्यक्ति टेडियस हो जाता है ना। आपके वेतन से अगर सैलरी से टीडीएस कट जाए तो आपको अब और टेडियस फील करोगे, आप ऐसे लर्न कर सकते हो। टायर से ही याद कर पाओगे आप। टायर, टायर मतलब होता है थकना, है ना। ये वाली बात। जैसे एक वर्ड आप फटीग यूज करते हो, फटीग का मतलब थकान होती है। जैसे इसी को आप कहते हो वियरी। जैसे दो वर्ड होते हैं, एक होता है वेरी, VARY, इसका मतलब होता है केयरफुल, और एक वर्ड होता है वियरी, वियरी का मतलब होता है टायरसम, थका देने वाला, है ना। बहुत ज़्यादा कपड़े वियर करोगे तो आप बहुत ज़्यादा वियरी फील करोगे, आप ऐसे याद कर सकते हो। इनरवेटेड, आप ये कहते हो इनरवेटेड, इनरवेटेड या इनरवेशन आप कह सकते हो। नाउन लिखना है तो इनरवेशन, एनर्जी वेस्ट हो जाती है तो फिर आप इनरवेशन फील करते हो। मैग्नानिमस का मतलब होता है बिग हार्टेड पर्सन, इसी को आप बोलते हो लिबरल, लिबरल का मतलब होता है उदार, या इसी के लिए ईडियम यूज करते हो बिग हार्टेड पर्सन, बिग हार्टेड पर्सन,
जो बड़े दिल वाला इंसान है उसको हम बोलते हैं बिग हार्टेड पर्सन। लिबरल, लिबरल का मतलब उदार, बिग हार्टेड पर्सन। इसी का अपोजिट होता है क्लोज फिस्टेड पर्सन, ये भी आपको पता होगा। कंजूस टाइप का जो व्यक्ति होता है उसको आप बोलते हो क्लोज फिस्टेड पर्सन। और इसी के लिए वर्ड यूज करते हो आप स्टिंजी, स्टिंजी का मतलब कंजूस होता है। इसी के लिए वर्ड यूज करते हो माइजरली, माइजरली का मतलब भी कंजूस होता है। जबकि एक वर्ड और आता है माइजरी, MISERY, और माइजरी का मतलब मुसीबत होता है। तो दोनों में डिफरेंस याद रखना है यहाँ से, है ना। माइजरी का मतलब मुसीबत। कोलाट्रल का मतलब होता है पूंजी के लिए आता है, एक ऐसी पूंजी जो खास तौर से आप ये कहते हो उधार चुकाने की असमर्थता के कंडीशन में दी जाती है। जैसे आपने किसी से उधार ले रखा है और आप क्या कर रहे हो, उसको पे नहीं कर पा रहे हो, है ना। तो कुछ वैल्यूएबल्स जो आप उसके बदले में पे करते हो, दैट इज कॉल्ड कोलाट्रल, है ना। अब यहाँ पर आपको निकालना था सिमिलर वर्ड, है ना। तो यहाँ पर देखो पैथेटिक तो बनेगा नहीं, टायरसम बनेगा नहीं, मैग्नानिमस। तो ये गारंटी के तौर पर आप यूज करते हो। वो जो वैल्यूएबल्स देते हो वो गारंटी के तौर पर देते हो, वो पूंजी आप गारंटी के तौर पर देते हो। तो उसी के लिए यहाँ पर करेक्ट जो आंसर होगा दैट विल बी गारंटी। नाउ मूव टू सेकंड वन। अगला जो वर्ड है मैंने इसीलिए पहले बता दिया, थोड़े से ट्रिकी वर्ड मिलेंगे यहाँ पर भी, सिनोनिम आपको बताना है। वर्ड है फिनस, फिनस का मीनिंग बताना है। स्किल होगा, चार्म होगा, सॉफ्टनेस होगा, जिस्ट, जिस्ट का मतलब सारांश होता है, यू नो वेरी वेल। इसी को आप बोलते हो समरी, इसी को आप क्या कहते हो, समरी, है ना। जस्ट का मतलब होता है समरी, समरी का मतलब सारांश, है ना। जैसे एक वर्ड आता है इसी के लिए रिकैपिचुलेट, ये आपने पढ़ा होगा, रिकैपिचुलेट। रिकैपिचुलेट करने का मतलब होता है समराइज करना। और एक आता है कैपिचुलेट, कैपिचुलेट करने का मतलब सरेंडर कर देना होता है। कैपिचुलेट मीन्स होता है गिव इन करना, या फिर इसी के लिए वर्ड यूज करते हो केव इन करना, इट मीन्स होता है सरेंडर करना। चार मतलब आप जानते हो। और देखो एक सिंपल सी बात, सॉफ्ट, ये सॉफ्ट से बना हुआ है ना। चार मतलब आकर्षक होता है, स्किल, टैलेंट जिसको कह सकते हो आप। और ये जो फिनिश वर्ड है इसके बारे में अगर हम बात करें तो कोई काम जो आप चालाकी के साथ कर रहे हो, है ना, बट कहीं ना कहीं उसमें बेईमानी है, तो उसको आप फिनिश बोलते हो। तो मतलब कोई काम जो स्किल के साथ किया जा रहा है बट कहीं ना कहीं उसमें कोई ना कोई कपट है। और सिंपली इसको फाइन से याद रख सकते हो, फाइन स्किल से किया गया काम फिनिश है, फाइन स्किल से किया गया काम फिनिश है। जैसे एक वर्ड आपने पढ़ा होगा एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड नहीं लिख रहा हूँ, एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड मीन्स होता है टैलेंट। एप्टीट्यूड के साथ प्रपोजिशन क्या लगाते हो, फॉर लगाते हो। तो कई बार एप्टीट्यूड आपसे पूछ ले तो इट मीन्स क्या होता है, टैलेंट होता है। अब चलते हैं अगले वाले पे, ठीक है। यहाँ पर स्पेलिंग आपको करेक्ट करनी है किसकी, एफिडेविट की स्पेलिंग सही करनी है ना। आप चाहो तो अगर आपको स्पेलिंग पूरी ब्रेक नहीं कर पा रहे हो, अगर पूरी स्पेलिंग एक साथ करेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो आप सिंपली एक काम कर सकते हो, उसको पार्ट में ब्रेक कर सकते हो। जैसे मैंने कहा एफ ए होगा, पहली बात तो सिंगल एफ नहीं आएगा, एक ये वाली बात हो गई। क्या आएगा, डबल एफ आएगा, ये वाली बात, डबल एफ आएगा। तो डबल एफ इन तीनों में है, ए एफ डबल ई नहीं होगा, आई आएगा। ये वाला ऑप्शन भी इनकरेक्ट, ये वाला ऑप्शन भी इनकरेक्ट, ए डबल एफ आई आएगा। और यहाँ पर क्या आएगा, डेविड, DAVIT। ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा, दैट विल बी फोर्थ। इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा AFFIDAVIT, और ऑप्शन नंबर फोर्थ विल बी योर करेक्ट आंसर। चलते हैं सर, निमोनिया। मैंने कितने बार आपको समझाया, वैसे प्रीवियसली अगर आपने क्लासेस देखी हैं तो कई बार मैंने समझाया है कि निमोनिया में जो पी होता है वो साइलेंट होता है। जैसे यहाँ पर पी मेंशन नहीं किया है, बाकी आप पूरा निमोनिया लिख लीजिए। जैसे आप निमोनिया लिखोगे तो कैसे लिखोगे, NEUMONIA, पहले ये निमोनिया लिख लीजिए, और इसमें पी जो है वो साइलेंट है। जैसे आप सुनामी लिखते हो, सुनामी में टी साइलेंट होता है, वैसे निमोनिया में जो है वो पी साइलेंट है। जब पी साइलेंट है इसका मतलब करेक्ट आंसर आपका कौन सा बन जाएगा, दैट विल बी फर्स्ट, दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। हाँ, एक चीज़ मुझे और याद आ गई कि कुछ आप ही के बीच में कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं, हालांकि मैं उनको स्टूडेंट क्यों कहूँ, मतलब मुझे क्या ही कहूँ मैं, कि मतलब वो स्टूडेंट कहलाने लायक नहीं है। ऐसे ऐसे भद्दे कमेंट करते हैं, ऐसे अब्यूजिव कमेंट करते हैं, सो डिस्गस्टिंग, सो एबोमिनेबल, मैं उनके लिए क्या ही शब्द यूज करूं। अभी रिसेंट में मैंने देखा, कल ही है शायद, मैं देख रहा था किसी वीडियो में, तो उसमें वो गालियां बकने लग रहा है। मतलब ये स्टैंडर्ड है तुम्हारे स्टूडेंट होने का,
मतलब कैसे तुम स्टूडेंट हो, मुझे तो इस बात पे शक हो रहा है। तुम टीचर को ही इस तरीके से ट्रीट कर रहे हो, मतलब टीचर लाइक योर पेरेंट्स, है ना। इट मीन्स इनडायरेक्टली तुम अपने पेरेंट्स को गालियां दे रहे हो, इनडायरेक्टली तुम अपने पेरेंट्स को पेरेंट्स के लिए अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर रहे हो। और दूसरी बात, तुम मेरे बारे में जानते कितना हो मेरे भाई, ये बता दो। हैं, मतलब मैं कुछ बोलता नहीं हूँ तो इट मीन्स कुछ भी तुम बोल जाओगे, किसी भी लेवल तक बोल जाओगे। हद हो गई है। मेरा मोराल इतना डाउन हो जाता है कि दोबारा दूसरी क्लास लेने का मेरी इच्छा नहीं होती है। मैं कैसे अपने आप को प्रिपेयर करता हूँ, किस तरीके से फिर से बैठता हूँ, फिर से क्लास स्टार्ट करता हूँ। यू कैन जस्ट इमेजिन कि आपके लिए कोई इस तरीके से वल्गर वर्ड यूज करे, इतने अब्यूजिव वर्ड यूज करे, और आप फिर से उसी एनर्जी से खड़े होकर के फिर से उसी एनर्जी से पढ़ाने लग जाओ। तो डिसअपॉइंटिंग, बहुत 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 एम्बैरेसिंग है। इतने धूर्त इंसान हो तुम, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं क्या क्या बोलूं तुम्हें। कई बार तो मुझे लगता है कि कोई ये स्टूडेंट नहीं, कोई टीचर, और टीचर भी मान लो अगर इन्वॉल्व है तो भाई ये बहुत ही तुम्हारे लिए चुल्लू पर पानी में डूब मरने वाली बात है। नॉनसेंस बना हुआ, बिल्कुल हदें पार कर दी है। तुमसे मैं जितना ना बोलूं उतना तुम सर पे सवार हो जाते हो। मैं सोचता हूँ तुम्हारे लिए अच्छे से अच्छे काम करूं। मैंने कहा पैटर्न चेंज हो गया, चलो बच्चों के लिए मेहनत करके नए तरीके से करते हैं, सो दैट इनको प्रॉब्लम ना आए, सो दैट इनको मैं फालतू मेहनत कर रहा हूँ। मैं बेवजह मेहनत कर रहा हूँ, मैं बेवजह लगा रहता हूँ कि नहीं एक भी दिन गैप ना होने पाए, किसी तरीके से इनकी कोई भी क्लास छूटने ना पाए, कोई भी टॉपिक ऐसा ना रह जाए जो एग्जाम में पूछ ले और ये कर ना पाए। मैं पूरे डेडिकेशन के साथ पूरा काम करने की कोशिश करता हूँ। पता नहीं मैं कैसा पढ़ाता हूँ, बट मैं इतनी बात जरूर कहता हूँ कि मैं अपनी मेहनत के प्रति 100 नहीं 110% ईमानदारी से करता हूँ मैं अपनी मेहनत। उसमें कहीं कोई फॉल्ट हो, लेबर में मेरी कहीं कोई फॉल्ट हो, तुम कह सकते हो। कोई भी चीज़ गलत है उसको कह सकते हो, कहने का भी तरीका होता है। तुमने सारी हदें पार कर रखी है। रिसेंट में मेरे, अब ये वाली बात मैं बोलना नहीं चाह रहा था, बताना नहीं चाह रहा था। रिसेंट में मेरे दादाजी एक्सपायर हो गए। उसके बावजूद भी मैंने सिंगल डे क्लास नहीं छोड़ी है। केवल एक दिन क्लास गैप हुई है, वो भी थोड़ा सा वीडियो आगे पीछे हो गए जीएस और इंग्लिश के, इस वजह से गैप हुई। बाकी सिंगल डे मैंने ऐसा नहीं गैप नहीं किया। इसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेरे समझ नहीं आ रही बात। इस मॉक टेस्ट को प्रिपेयर करते हुए 2 दिन हो गए, 2 दिन के बाद ये मॉक टेस्ट मैं तुम्हारे लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। जितना लोगों ने वाईटी पर पढ़ाया होगा उतना मैंने अपने बच्चों के साथ, जो परमार इंग्लिश बैच वाले जो बच्चे हैं उनके साथ मैंने टेलीग्राम पर डिस्कस कर रखा है। कुछ रीजन से इस समय मैं उनके साथ इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, वरना उनसे पूछ लेना। उतना मैंने टेलीग्राम सेशन पर उनके साथ उतने उससे कहीं ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस कर रखे हैं। यहाँ पर मैं अपनी पूरी एनर्जी लगा करके बैठा हूँ कि नहीं भाई, आपको अच्छे से सिखाना है, आपको अच्छे से ट्रेन करना है, और इनको इनको बेवकूफ़ों को फ़र्क नहीं पड़ेगा, मुझे पता है। वरना कॉन्सिक्वेंसेस तो तुम बियर करोगे फिर। और तुम क्या बियर करोगे, वो बेसिकली सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो उनको होगी ना जो बच्चे मुझ पर डिपेंड है। मैं कुछ सोचता हूँ उसके पहले मुझे उन बच्चों का चेहरा नज़र आ जाता है कि वो जो बच्चे हैं बेचारे, वो क्या ही सोचते होंगे कि नहीं सर, हम तो आप ही पर डिपेंड है। मैंने कहाँ पर कमी पेशी छोड़ी है, मेरे ये बात नहीं समझ में आती। मैं पूरा सेशन हो जाता है, एक बार भी तुमसे लाइक करने के लिए नहीं कहता, एक बार भी शेयर करने के लिए नहीं कहता। किसी भी सेशन में मैंने बोल दिया, 2-4 सेशन में बात अलग है, नहीं अदरवाइज ऐसा नहीं कि मैं एक एक घंटे के सेशन में 10 बार आपसे यही इंसिस्ट करता हूँ कि नहीं लाइक करो शेयर करो, लाइक करो शेयर करो। बेवकूफ़ समझ रखा है, मत्थे में मेरे बेवकूफ़ लिखा हुआ है। जब तक तुम्हें टीचर वो पसंद है ना जो आकर के शेरो शायरियाँ सुनाए बात बात पे,
हाँ वाह टीचर, मज़ा आ गया, क्या ही टीचर है। जो शिद्दत के साथ मेहनत करे वो बेवकूफ़ है। कुछ भी बक के चले जाओगे यहाँ पे। अरे मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ, हर बात को मैं इजीली हंस करके टाल देता हूँ, चलो ठीक है होगा कोई बात नहीं। लेकिन पूरी सारी हदें पार रखी हैं मेरे मेरे भाई। इमेजिन करके देखो उस टीचर पर क्या बीतती होगी। तुम्हारे साथ, तुम मेरी जगह आकर के देखो और मैं तुम्हारे लिए वही शब्द यूज करूं और तुम अगले दिन बैठ करके पढ़ा लो, तो मुझसे कहना कितना ना उसका मोराल डाउन होता होगा। मैं हर बार अपने आप को कमर कसता हूँ कि नहीं अब नए सिरे से करेंगे, और मैं वो उस तरीके का टीचर नहीं हूँ मेरे भाई, जो कैमरे के पीछे कुछ और, कैमरे के सामने कुछ और, पर्दे के पीछे कुछ और, पर्दे के सामने कुछ और। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ टीचर। मेरे साथ मेरे जो अंदर है, दिल में है, वही बाहर है। बट मैं बात बात पे बयान नहीं करता हूँ। मैं लोगों के तरीके सिंपैथी कार्ड नहीं खेलता हूँ कि नहीं हाँ हम तुम्हारे बहुत बड़े तैसी हैं, मैं तुम्हें बाबू बाबू प्यारे प्यारे कह के बुलाऊं कि नहीं हाँ लगे आपको भी कि नहीं हाँ बहुत अच्छा टीचर है भाई, बड़ा ख्याल रखता है हमारा। इस समय एग्जाम लगा हुआ है आपका, मैं पूरे डेडिकेशन के साथ लगा हुआ हूँ। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि किसी घर में ट्रेजेडी हो रखी है, वो बंदा फिर भी किसी तरीके से मैनेज करके तुम्हें एक क्लास करा रहा है, मैराथन्स करा रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन मैंने हाईएस्ट लेवल का पढ़ा है, उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन की गुंजाइश खत्म हो जाती है। लोगों ने जब से वेंडर चेंज हुआ है, जब से पैटर्न चेंज हुआ है, लोगों ने वीडियो बनाना बंद कर दिया। या मैं किसके लिए मेहनत कर रहा हूँ? ये सुनने के लिए मेहनत कर रहा हूँ कि तुम मुझे ये सुनाओगे आकर के, ये लो आपके लिए थाली भर परोस करके हमने गालियाँ रखी हैं। पूरी तरीके से नालायकी पे उतारू हो गए हो। मैंने पिछले कई सालों से नाराज होना छोड़ दिया, गुस्सा मैंने बिल्कुल करना ही छोड़ दिया मैंने। नहीं हंस के पढ़ाएंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे। जहाँ पर मेरी कमी पेशी आ रही, मैंने हमेशा अपने आप को इम्प्रूव किया है। राइटिंग नहीं अच्छी, राइटिंग मैंने इम्प्रूव करने की जितनी कोशिश करता हूँ, कर सकता हूँ भाई, बिल्कुल करता हूँ, हर तरीके से कोशिश करता हूँ, फिर भी उसके बावजूद मैं तो नहीं कहता, मैं तो नहीं ऐसा है कि मैंने होल आर्मी लगा रखी है कि भाई मेरे लिए अच्छे कमेंट करो। जो भी कमेंट होते हैं जेन्युइन होते हैं। मैं तो वो तो छोड़ो, कमेंट की बात छोड़ो, मैं लाइक लाइक करने तक को नहीं कहता। मैं अपने बैच का प्रमोशन नहीं करता हूँ। मेरे साथ के लोग बहुत कहते हैं कि सर पता नहीं आप कैसे हो, लोग अपने बैच का भर भर के प्रमोशन करते हैं, आप एक बार भी नहीं बोलते हो। मैंने हार्डली जब से पढ़ाना स्टार्ट किया वाईटी पे, हार्डली 2-4 बार भले बोल दिया हो कि नहीं हाँ भाई मेरा भी एक परमार इंग्लिश बैच करके है। वो भी इस वजह से बोला होगा कि सबसे कम रेट में है। बेवजह ये मतलब मुझे मुझे एम्बैरसिंग फील हो रहा है कि मतलब ये सारी वर्डिंग मैं ये सेशन के बीच में मुझे याद आया, बीच में मैं इस तरीके से चीज़ें बोल रहा हूँ। एनीवे फालतू में टाइम लॉस करा रहे हो, और लॉस उनका हो रहा है जो बेचारे शिद्दत से मेहनत कर रहे हैं, जो बेचारे बिल्कुल डेडिकेशन से लगे हुए, जो डे वन से मेरे साथ जुड़े थे वाईटी पे, वो आज भी मेरे साथ हैं। लॉस उनका हो रहा है। मेरे साथ समस्याएं हुई बेचारे, तब भी मेरे साथ स्टैंड रहे वो बच्चे। मैं सल्यूट करता हूँ ऐसे बच्चों को। उन बच्चों के लिए मैं मेहनत करता हूँ, उन बच्चों के लिए मैं पूरी तरीके से डेडिकेटेड होकर के काम करता हूँ। और फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग मैं दे रहा हूँ। अब वो रिक्वेस्ट वाला टाइम गया कि मैं हंस के टाल देता हूँ, मैं प्लीज़ कह के बोल देता हूँ। पिछले कई बार मैंने समझाया कि नहीं बच्चा ऐसा मत किया करो, जो भी कमेंट किया करो सोफिस्टिकेशन के साथ किया करो।
तुम पीएसपी सर का पी का 10% नहीं जानते हो, तुम मेरे बारे में क्या ही जानते हो। बट मैं वो बातें कहता नहीं हूँ, तो तुम बिल्कुल समझ लेते हो सामने वाला इंसान मूर्ख है, कुछ जानते ही नहीं है। जब तुम जूनियर में पढ़ रहोगे तब से मैं पढ़ा रहा हूँ, जूनियर भी पास आउट नहीं होगे उस समय से मैं इंग्लिश डील कर रहा हूँ। ये बड़ा एम्बैरसिंग है मेरे लिए कि मैं ये सारी बातें मैं सेशन के बीच के दौरान मैं ये सब डिस्कस कर रहा हूँ। मुझे सिखाना है, मुझे आगे की चीज़ें बतानी है, लेकिन मैं इन चीज़ों पर डिस्कस कर रहा हूँ। इससे ज़्यादा एम्बैरसिंग क्या हो सकता है। और मुझे एक भी इस तरीके का कमेंट मिल गया, रहने तुम मेरे ऑफलाइन क्लास में, मिली सेकंडों में तुम्हारे भूत उतर जाते। देख लेना कभी ऑफलाइन क्लास आकर के, पता चल जाएगा। चलिए एनीवे फिलहाल वापस आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, वन हु लुक्स टायर्ड आर वरीड। लास्ट वाले क्वेश्चन आंसर करा दिया, हाँ ठीक है। 7 वाले पे आते हैं। वन हु लुक्स टायर्ड आर वरीड, वन हु लुक्स टायर्ड आर वरीड कह रहा है एग्नोस्टिक है, इन एग्जॉस्टिबल है, इनडिफैटिगेबल है, ये है हैगट। अब देखिए एग्नोस्टिक वो होता है जो ईश्वर के एग्जिस्टेंस को लेकर के श्योर नहीं है। अ पर्सन हु इज नॉट श्योर अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस, उसको एग्नोस्टिक बोलते हैं। यहाँ पर इनडिफैटिगेबल, इसकी भी स्पेलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर स्पेलिंग में एक ही डाउट क्रिएट करता है, जी के बाद ई लगा करके दे देता है, तो वो रॉन्ग हो जाएगा, ये वाली बात याद रखना। इन एग्जॉस्टिबल जो खत्म ना हो, एग्जॉस्ट ना हो, है ना। और हैगर्ट जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो इनडिफैटिगेबल का मतलब जो कभी थके ना, फटीक फटीक वर्ड से याद कर पाओगे, जो कभी थके ना, वो कैसा है, इनडिफैटिगेबल। इन एग्जॉस्टिबल मैंने समझा दिया है ना, जो कभी एग्जॉस्ट ना हो, जो कभी थके ना, तो दोनों मीनिंग लगभग मिलते जुलते हैं। और यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हैगर्ट। हैगर्ट मतलब एक पर्सन जो टायर्ड है, जो कैसा है, वरीड है, चिंतित है ना। नेक्स्ट, गेट फायर्ड फ्रॉम द जॉब, जॉब से निकाल दिया जाना। ईडीएम का मीनिंग बताना है आपको इसमें। हाँ एक चीज़ और कि अभी रिसेंट में जो आपका सिलेक्शन पोस्ट और स्टेनो के एग्जाम हुए हैं, उसके भी कई सारे क्वेश्चंस मैंने पिकअप कर लिए हैं, सो दैट आपको प्रॉपर आइडिया लग पाए। गेट योर वॉकिंग पेपर्स, आवरी टॉवर, आइडल हैंड्स आर डेविल्स टूल्स, हिट बिलो द बेल्ट। हिट बिलो द बेल्ट का मतलब होता है कि कोई काम जो आप इलीगल तरीके से कर रहे हो। इसको वैसे लर्न भी कराया था कि रेसलिंग में, रेसलिंग का रूल है कि कमर के नीचे हिट नहीं किया जाएगा, अगर हिट करते हो तो वो इलीगल माना जाएगा, है ना। आइडल हैंड्स आर डेविल्स टूल, जैसे आप कहते हो ना खाली दिमाग शैतान का घर, वही है कि एक व्यक्ति जो खाली बैठा हुआ है तो वो कुछ ना कुछ खुराफात ही करेगा। आवरी टावर, इसी को बोलते हैं दिवा स्वप्न। और इसी के लिए एक इडियम ये भी यूज करते हो, बिल्ड कॉसल्स इन द एयर, बिल्ड कॉसल्स इन द एयर, बिल्ड कॉसल्स इन द एयर, हवाई किले बनाना, उसको बोलते हैं आवरी टावर। गेट योर वॉकिंग पेपर्स, गेट योर वॉकिंग पेपर्स, और यही करेक्ट आंसर है। गेट फायर्ड फ्रॉम द जॉब, इसके लिए करेक्ट आंसर ये। वैसे आप ईडीएम ये भी यूज करते हो, गेट एन एप्पल। गेट एन एप्पल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब किसी को सर्विस से निकाल देना। गेट द बूट, गेट द बूट। या फिर आप यूज करते हो गेट द सैक, गेट द सैक, गेट द सैक, ये। और एक और बनता है, इन तीनों का मतलब होता है किसी को सर्विस से निकाल देना। जबकि एक और बनता है हिट द बूट और हिट द सैक। हिट द सैक का मतलब होता है टू गो टू बेड, टू गो टू बेड। मैं सेशन स्टार्ट करता हूँ मेरे भाई, मैं डायरेक्ट मुश्किल से हार्डली 1 मिनट भी नहीं लेता हूँ, मैं डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाता हूँ कि भाई आपका टाइम लॉस ना हो, है ना। मैं फर्जी की बातें नहीं करता, फर्जी के सैरो सारियाँ नहीं करता, मैं डायरेक्ट कम टू द पॉइंट, मतलब सीधे मुद्दे की बात करता हूँ आ करके। और कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कराने की कोशिश करता हूँ। उसके बावजूद भी ऐसी चीज़ें होंगी तो कितना, मतलब आई मीन आप इमेजिन करके देखो उस व्यक्ति को कैसा फील होता होगा। चलिए वापस आते हैं। कह रहा है अप्रोप्रिएट मीनिंग बतानी है ईडियम का। कह रहा है हैज ही लॉस्ट हिज माइंड,
ही इज फॉलिंग फाउल ऑफ एवरीबडी। और फॉलिंग फाउल का मीनिंग बताना है। हर एक के साथ क्या कर रहा है वो पजिल, कह रहा है उसका दिमाग खो गया है, मतलब आउट ऑफ माइंड हो गया है, और हर एक से क्या करने लग रहा है, पजल करने लग रहा है। मेंटेनिंग सॉर्ट ऑफ कोल्डनेस, हैविंग एन एमिकेबल टॉक विथ, सबसे दोस्ती वाली बातचीत कर रहा है, या फिर क्वेरलिंग विथ, क्वेरल विथ, झगड़ा कर रहा है। यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा फॉल फाउल। फॉल फाउल का मतलब क्या होता है, क्वेरल करना, झगड़ा करना। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 9 का, दैट विल बी 4। नेक्स्ट, डिटरमिन द टाइप ऑफ द क्लॉज इन दिस सेंटेंस। इसमें आपको क्लॉज का टाइप बताना है, कौन सा क्लॉज है। आई विल कॉल यू व्हेन आई रीच होम, मैं तुम्हें कॉल करूंगा जब मैं घर पहुंचूंगा। यहाँ पर क्या है, नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, या फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज। पहली बात तो इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं होगी। इंडिपेंडेंट क्लॉजेज वो क्लॉजेज होती हैं जो या तो प्रिंसिपल क्लॉज होती हैं या फिर कोऑर्डिनेट क्लॉज होती हैं। कोऑर्डिनेट क्लॉज कोऑर्डिनेट कंजक्शन से बनेगी। प्रिंसिपल क्लॉज आपकी किससे बनेगी, जो विदाउट कंजक्शन के साथ यूज करते हो। तो यहाँ पर फिलहाल व्हेन लगा है, व्हेन सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। और देखो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है वो बेसिकली 3 तरीके की होती है। वो कौन कौन सी होती है, एक तो नाउन क्लॉज होती है, एक आपकी एडजेक्टिव क्लॉज होती है, एंड अनदर वन इज एडवर्ब क्लॉज। तो ये 3 तरीके की होती है। तो पहली बात तो ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है ये डिपेंडेंट क्लॉज होती है, ये होती है डिपेंडेंट क्लॉज, है ना। और यहाँ पर दिया है इंडिपेंडेंट क्लॉज, तो पहले तो ये ऑप्शन हट गया। दूसरा एक चीज और समझना, कह रहा आई विल कॉल यू व्हेन, मैं तुम्हें कब कॉल करूंगा। व्हेन का रिप्लाई, और व्हेन का रिप्लाई क्या होता है, एडवर्ब होता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा एडवर्ब क्लॉज। अब पता है इसको कुछ लोग ऐसे इंटरप्रिटेट करेंगे, पता है क्या, ये व्हेन है इसको याद कर लो, व्हेन जो है ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, तो ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम ही बताएगा। तो मैं आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, ये पता है ये आपको कंफ्यूज कर सकता है। कैसे पता है, मैं अब आपको कुछ सिमिलर चीज़ें दे रहा हूँ जहाँ से आपको प्रॉब्लम आएगी। पता है ये 2-3 चीज़ें यहाँ पर ध्यान से समझना, तो आपका पूरा लॉजिक क्लियर हो जाएगा। ये 3 स्टेटमेंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और तीनों स्टेटमेंट आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। मैंने कहा आई नो व्हेन ही इज कमिंग, आई नो व्हेन ही इज कमिंग, और आपको बताना है व्हेन ही इज कमिंग जो है ये कौन सी क्लॉज है। मैंने कहा आई नो द टाइम, आई नो द टाइम व्हेन ही हैज कम, व्हेन ही हैज कम, ये सेकंड आपकी क्लॉज हो गई। और यहां पर आपको बताना है व्हेन ही हैज कम, आई नो द टाइम व्हेन ही हैज कम, ये पहला स्टेटमेंट हो गया, ये दूसरा स्टेटमेंट हो गया। मैंने कहा तीसरा स्टेटमेंट है आई विल टेल यू, आई विल टेल यू व्हेन यू कम, व्हेन यू कम। ये 3 अलग अलग क्लॉजेज हैं। अब तीनों अलग अलग क्लॉजेज को हम समझने की कोशिश करते हैं। पहले वाले में अगर आप ब्रेक करोगे तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, और ये ऑब्जेक्ट का प्लेस है पूरा, और ऑब्जेक्ट की जगह क्या लिखते हो, नाउन क्लॉज। आई नो, और जब भी वर्ब से व्हाट का रिप्लाई हो तो समझ जाना नाउन क्लॉज आएगी वहां पर। तो आई नो व्हेन ही इज कमिंग, ये बन गई एनसी, एनसी का मतलब नाउन क्लॉज। आई नो, आई सब्जेक्ट हो गया, नो वर्ब हो गई। द टाइम, टाइम के बारे में आप बता रहे हो, टाइम वर्ड नाउन है, और नाउन को डिस्क्राइब करने वाली क्लॉज कौन सी होती है, एडजेक्टिव क्लॉज। आई नो द टाइम व्हेन ही हैज कम, आई विल टेल यू, मैं तुम्हें बताऊंगा, एक क्लॉज ये हो गई। टेल करेक्ट कब बताएंगे, व्हेन, और व्हेन का रिप्लाई है, इट मीन्स ये वाली जो क्लॉज है ये कौन सी है, ये एडवर्ब क्लॉज है। तो तीनों क्लॉजेज आपको याद रखनी है यहाँ से। पहला ये हो गया, सेकंड ये हो गया, और थर्ड ये हो गया। होप सो पॉइंट क्लियर हो गया। तो ये सारी बात क्लियर हो गया, और यहाँ पर करेक्ट आंसर है आपका कौन सा, दैट विल बी एडवर्ब क्लॉज, है ना। बट एक काम और करते हैं, ये जो एडवर्ब क्लॉज है इसको थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ मैं अच्छे से, ये वाली बात थोड़ा सा और अच्छे से मैं डिफाइन कर देता हूँ, तो सो दैट क्लियर हो जाए। क्योंकि एडवर्ब क्लॉजेज अलग अलग टाइप की होते हैं, कई टाइप की होती हैं, और ये शायद हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था। मैंने कहा था एक लेवल अप हो जाएगा, इसलिए मैंने डिस्कस नहीं किया था। फिलहाल यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। पहला आता है आपका एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइप, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइप, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइप। जैसे आप इसमें किस तरीके कंजक्शन यूज करोगे आप, जैसे आप यूज करते हो व्हेन का,
जैसे व्हेन, और व्हेन से ही बना ले तो व्हेन एवर, व्हेन एवर। या फिर आप लिखते हो एज सून एज। एज सून एज का मतलब होता है जैसे ही। जैसे आप व्हेन लगाते हो ऐसे आप व्हाइल का भी यूज कर लेते हो, जैसे आप बिफोर का यूज कर लेते हो, जैसे आप आफ्टर का यूज कर लेते हो। बिफोर है, आफ्टर है, या फिर बाय द टाइम, उस समय तक, बाय द टाइम। अनटिल का यूज टाइम को डिफाइन करने के लिए आप करते हो, बट अनलेस कंडीशन बताएगा, ये वाली बात याद रखना। जैसे सिंस भी टाइम के लिए आप यूज कर लेते हो, या एवर सिंस का भी यूज कर लेते हो। ये हो गया पहले टाइप का आपका एडवर्ब। एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। टाइम वाला कोई भी एग्जांपल आप लिख ही सकते हो, जैसे व्हेन का लिख लो, या फिर मान लो एक स्टेटमेंट यहाँ से बना लिया, मैंने कहा एज सुन एज ही सा टाइगर, ही सा अ टाइगर, टाइगर कॉमा ही रैन अवे, ही रैन अवे। ये आपका स्टेटमेंट है, ये आपका एग्जाम्पल है, ठीक है। अब चलते हैं सर सेकंड वाले में। सेकंड होता है एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। सेकंड कौन सा है? एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, अब इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। कंडीशन बताने वाले, जैसे आप कहते हो इफ, जैसे आप कहते हो अनलेस। इफ है, अनलेस है, जैसे प्रोवाइडेड भी कंडीशन बताता है। प्रोवाइडेड का हिंदी मीनिंग होता है बशर्ते। जैसे इन केस भी कंडीशन बताता है। इन केस का मतलब होता है की दशा में। जैसे आप इफ ओनली लगा देते हो, ये भी कंडीशन बताता है। या फिर सपोज लगा देते हो, तो इनसे क्या बताते हो, बनाते हो आप कंडीशन, है ना। जैसे कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, जैसे लेट सपोज एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर ले लिया। मैंने क्या ये लिखा है, अनलेस ही ट्राइज, जब तक वो प्रयास नहीं करता, ही विल नॉट पास, कॉमा ही विल नॉट पास, वह पास नहीं होगा। जब तक वो ट्राई नहीं करता वो पास नहीं होगा। तो ये तो आपका सेकंड वाला कंजक्शन, दैट विल बी एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। इसमें स्पेशली आपको इफ और व्हेन वाले याद रखने हैं, जहां से ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद आता है आपका थर्ड, एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पज। एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पज, अगले टाइप का जो क्लॉज है एडवर्ब, वो है पर्पज को डिफाइन करने वाला। पर्पज मतलब होता है उद्देश्य। पर्पज मतलब होता है उद्देश्य। जैसे ये आप इस तरीके के जो कंजक्शंस हैं, उनमें आप दैट लगाते हो। जैसे आप सो दैट लगाते हो, सो दैट मतलब ताकि होता है। या फिर इन ऑर्डर दैट आप लगाते हो, इन ऑर्डर दैट का मतलब भी क्या होता है, ताकि होता है। या फिर आप लेस्ट का यूज करते हो, है ना। और इसमें एग्जाम्पल आप बना सकते हो इजिली। जैसे कोई भी एग्जाम्पल, मैंने कहा ही वर्क्स हार्ड, ही वर्क्स हार्ड, ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे पास द एग्जाम, ही मे पास द एग्जाम, ही मे पास द एग्जाम। वह कठिन परिश्रम करता है ताकि वह एग्जाम पास कर सके, है ना। तो इसके कंजक्शन याद रखना है, जैसे दैट है, जैसे सो दैट है, जैसे इन ऑर्डर दैट है, जैसे लेस्ट है ना। तो होप सो डिफाइन कर पाओगे आप इजिली। आगे चलते हैं नेक्स्ट, अगले टाइप का एडवर्ब, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। जैसे बनता है एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। अब प्लेस वाले में दो ही याद रखने हैं आपको, एक तो वेयर याद रखना है, एक तो वेयर याद रखना है, और एक वेयर एवर याद रखना है। वेयर एवर याद रखना है। ये दो टाइप के आपको कंजक्शन यहाँ पर याद रखने हैं। जैसे मैंने कहा, एक स्टेटमेंट ले लेते हैं, आई विल फॉलो यू, आई विल फॉलो यू, आई विल फॉलो यू वेयर एवर यू गो। ये वैसे वोडाफोन एक कंपनी थी, उसका एडवर्टीजमेंट हुआ करता था, वी विल फॉलो यू वेयर एवर यू गो। तुम जहाँ कहीं भी जाओगे हम तुम्हें फॉलो करेंगे, है ना। ये हो गया एडवर्ब क्लॉज ऑफ कौन सा, प्लेस। प्लेस के बाद बात करते हैं रिजल्ट के बारे में। अगला है आपका नेक्स्ट 5, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट। एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट, हालांकि यहाँ पर एडवर्ब का टाइप नहीं पूछा है, सिंपली पूछ लिया है, बट मैं आपको पूरा डिफाइन करके दे रहा हूँ। एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट, रिजल्ट के बारे में जैसे आप कहते हो सो दैट आप लगा लेते हो, तो डैश दैट, जैसे आप सच डैश दैट लगा लेते हो। सो दैट एक साथ नहीं है, एक साथ आएगा तो फिर पर्पज बताएगा। जैसे एक स्टेटमेंट से मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ, मैंने कहा ही वॉज सो लेट, वह इतना ज़्यादा लेट था,
ही वॉज सो लेट दैट ही हैड टू मिस द बस, कि उसको बस मिस करनी पड़ी, कितना ज़्यादा लेट था। नेक्स्ट, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट अनदर वन, मैंने कहा इसके बाद आता है एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। बस 1 मिनट लगेगा, एक दो और हैं, डिफाइन कर लेते हैं फिर डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे। एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन, रीजन को डिफाइन करने वाले जो एडवर्ब हैं वो कौन से हो सकते हैं। तो रीजन में जैसे आप बिकॉज लगाते हो, जैसे आप सिंस आपने पढ़ा होगा, एज आप डिफाइन करते हो, है ना। ये क्या है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। बिकॉज ही वॉज टायर्ड, कॉमा he lay down to take a rest, ये आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगले वाले पे आते हैं। नेक्स्ट एक और पॉइंट है इसमें, उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। जस्ट एक सेकेंड रुकेंगे। चलिए वापस आते हैं। देखो एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन, एक दो और रिमेनिंग है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। मैंने कहा नेक्स्ट है आपका एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट। कंट्रास्ट मतलब जो कंट्राडिक्शन शो करेंगे, जस्ट अपोजिट बात को बताएंगे। जैसे इनमें मेनली आप यूज करते हो दो या आल दो का। दो का मतलब यद्यपि, वही मीनिंग होता है किसका, आल दो का। या फिर इवन दो का भी आप यूज कर लेते हो, इवन इफ का भी यूज कर लेते हो। जैसे इसमें आप हाउएवर का भी यूज कर लेते हो, है ना। या फिर इतने लिख लो, ये काफ़ी है। नेक्स्ट चलते हैं अगले वाले पे। एक और है आपका जिसमें एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर, मैनर को बताने वाले एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर। और मैनर वाले में बहुत इजी है। जैसे आप क्या करते हो, एज इफ या एज दो का यूज करते हो, एज इफ या फिर एज दो का यूज करते हो, मानो कि जैसे आप कहते हो। और एक और लास्ट टर्म बन जाता है आपका, दैट विल बी एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन। अब अगर एडवर्ब के टाइप भी पूछेगा तो आप इजीली बता पाओगे, क्योंकि आपको सभी पॉइंट जो हैं वो क्लियर हैं इसके। जैसे इसमें एज या देन का यूज कर लेते हो। अब इनके एग्जाम्पल्स मैंने ले लिखे हैं। एग्जाम्पल्स मैं ऐसे बता देता हूँ। दो ही वॉज रिच, ही वॉज माइजर, है ना। ही वर्क्स एज इफ या ही टॉक्स एज इफ ही वर रिच, वैसे बात करता है जैसे मानो कि बहुत धनी हो। कंपैरिजन वाले में एज या देन आप यूज करते हो, है ना। ही इज एज ब्रेव एज आई, है ना। यू आर वाइजर देन आई, आप इस तरीके से यूज करोगे। तो इनके एग्जाम्पल्स मैंने नहीं लिखे हैं, बता दिए, ठीक है। अब अगर एडवर्ब के टाइप से भी पूछ लेगा तो आप उसके लिए भी सर रेडी हो, आप आसानी से बता पाओगे। हालांकि यहाँ ऐसा नहीं किया है, यहाँ पर केवल आपसे पूछा है कि नाउन है, एडजेक्टिव क्लॉज है या एडवर्ब क्लॉज है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। और यहाँ पर आपको बताना है, अ पर्सन हु बिलीव्स, एक ऐसा इंसान जो विश्वास करता है, दैट नॉलेज कम्स प्राइमरली फ्रॉम एक्सपीरियंस, की नॉलेज जो है वो अनुभव से आता है। आर सेंसरी ऑब्जर्वेशन से आता है, रादर देन थ्योरी आर प्योर लॉजिक इज कार्डा। कह रहा है यहाँ तक कि लॉजिक और थ्योरी से नॉलेज गेन नहीं होता है, उसका ये मानना है अनुभव से ज्ञान आता है, ऑब्जर्वेशन से ज्ञान आता है। रेशनलिस्ट होता है, एम्पिरिसिस्ट होता है, थ्योरिस्ट होता है, आइडियलिस्ट होता है। ये आदर्शवादी हो गया, ये थ्योरी को मानने वाला। और रेशनलिस्ट, रेशन मतलब लॉजिकल बातें करने वाला, लॉजिक्स की बात करने वाला, है ना, उसको बोलोगे रेशनलिस्ट। वैसे एक वर्ड पूछ लेता है आपसे कि रेशनल का मतलब क्या होता है, तो रेशनल का मतलब होता है लॉजिकल। किसी को आप कहते हो रीजनेबल, रीजनेबल का मतलब होता है तार्किक, लॉजिकल, रीजनेबल, है ना, ये आप कहते हो। तो यहाँ पर आएगा करेक्ट आंसर आ जाएगा एम्पिरिसिस्ट। और ये क्वेश्चन आपके अभी रिसेंट उसमें सिलेक्शन पोस्ट के एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट यहाँ पर आपको एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन है। अब देखो कितना डिटेल्ड क्वेश्चन है, बट यकीन मानो आप बड़े आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। कैसे सॉल्व कर पाओगे, थोड़ा सा मैं
ब्रीफ करता हूँ। देखो, मैंने कहा अ डिटेल्ड रिपोर्ट ऑन द एनवायरनमेंट इम्पैक्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट हैड बीन प्रिपेयर्ड by the committee after months of rigorous field work and analysis। अब आपको क्या करना है, मैंने कहा वाइस वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट वर्ब पर जाना है, जहां पर वर्ब है वहां पर फोकस करो। यहां पर लिखा है हैड बीन प्रिपेयर्ड, इसका मतलब है बीन तब लगा रहे होगे जब परफेक्ट टेंस का आपने पैसिव बनाया होगा, तो इस बीन को हटा दो, हैड प्रिपेयर्ड आना चाहिए। तो देखो यहाँ पर हैड प्रिपेयर्ड है इस वाले पे आगे हैड प्रिपेयर्ड है, यहाँ पर देखोगे तो हैड बीन प्रिपेयर्ड ये एलिमिनेट हो गया, और यहाँ पर वॉच प्रिपेयर्ड ये भी एलिमिनेट हो गया। अब आप देखो यहाँ पर दोनों में, यहाँ पर कमेटी हैड प्रिपेयर्ड है, यहाँ पर आफ्टर मंथ्स ऑफ रिगरस फ्रेमवर्क एंड एनालाइज द इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट हैड प्रिपेयर्ड। अब देखो इसमें सब्जेक्ट, यहाँ पर देखोगे तो ये ऑब्जेक्ट है और इसको सब्जेक्ट बनाओगे तो द कमेटी पहले आएगा, द कमेटी इसमें पहले है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट एक्टिव वॉइस होगा, पैसिव स्टेटमेंट लिखा था, आपको एक्टिव में कन्वर्ट करना था। होप सो क्लियर होगा आपका। सब्सिडाइज हैड बीन बीइंग प्रोवाइडेड टू फार्मर्स बाय द गवर्नमेंट फॉर सेवरल ईयर्स इन ऑर्डर टू प्रमोट इको फ्रेंडली एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। अब इसका एक्टिव वॉइस बनाना है। बहुत लेंदी सेंटेंस, घबराना नहीं है, लेंदी सेंटेंस देख करके आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है, आप इजीली आसानी से बस पढ़ो आप सेंटेंस को ध्यान से। सब्सिडाइज हैड बीन बीइंग प्रोवाइडेड। अच्छा ये बीन कब लगाओगे, ये जो बीइंग है जब कॉन्टिन्यूअस रहा होगा तो मतलब हैड बीइंग प्रोवाइडिंग आना चाहिए। पहले वाले में है, फर्स्ट वाले में हैड बीन प्रोवाइडिंग, सेकंड वाले में है हैड बीन प्रोवाइडेड, थर्ड वाले में हैड प्रोवाइडेड, और यहाँ पर है वर बीइंग। अच्छा ये तो एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, यहाँ पर हैड बीन प्रोवाइडिंग चाहिए, ये भी एलिमिनेट हो गया। करेक्ट आंसर आपका फर्स्ट हो गया। ये लो जैसे सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करो। ये क्वेश्चन है आपका किसका, ये क्वेश्चन है आपका स्पॉटिंग एरर का, ध्यान से पढ़िए और उसके बाद आप सॉल्व करिए। कह रहा है द रैपिड इंक्रीज इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कह रहा हैव गिवन राइज टू अ सिचुएशन वेयर मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड फास्टर देन ऑथेंटिक न्यूज कुड बी वेरीफाइड। अब दो चीजें समझते हैं यहाँ पर। मैंने कहा द आर्टिकल हो गया, रैपिड इंक्रीज वर्ड नाउन हो गया, रैपिड इसका एडजेक्टिव हो गया, इन प्रपोजिशन हो गया। प्रपोजिशन के बाद आप क्या करते हो, प्रपोजिशन के बाद आप नाउन या प्रोनाउन यूज करते हो, और इसको बोलते हो आप प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट, शॉर्ट में बोलते हैं पीओ, प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट। ये जो इन से लेकर के प्लेटफॉर्म्स तक लिखा है ये क्या है, ये पीओ है, प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट है। अब ये आगे लगा रहा है हैव, और ये हैव आ रहा है, इसका जो रियल सब्जेक्ट है वो रैपिड इंक्रीज है। इंक्रीज सिंगुलर है तो यहाँ पर आना चाहिए हैज इंक्रीज, हैज गिवन राइज इन ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आना चाहिए, वो वाली बात भी सही है। मिस इन्फॉर्मेशन जो है सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन है तो आपने स्प्रेड्स लगाया। जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो मेन वर्ब में एस या ईएस का यूज करते हैं, ये वाली बात हो गई क्लियर। नेक्स्ट, तो यहाँ पर जो इनकरेक्ट पार्ट होगा दैट विल बी सेकंड विल बी योर करेक्ट, सेकंड विल बी योर इनकरेक्ट पार्ट, है ना। वैसे और बेहतर होता है अगर यहाँ पर कुट की जगह हम कैन बी वेरीफाइड लिखते तो और बेटर हो सकता था। हार्डली हैड द कॉन्फ्रेंस बिगन व्हेन सेवरल डेलीगेट्स स्टार्टेड लीविंग बिकॉज द अरेंजमेंट्स which were promised to be excellent has turned out to be utterly disappointing। utterly का मतलब होता है completely, कई बार vocab में वर्ड पूछा जाता है। हार्डली के साथ आप क्या करते हो, दो पॉइंट आपको पता है, हार्डली स्कार्सली के साथ आप व्हेन या बिफोर का यूज करते हो। स्टार्टिंग में आएगा तो इसके साथ इन्वर्जन का भी आप यूज करेंगे। इन्वर्जन बोले तो हेल्पिंग वर्ब शुड बी रिटन बिफोर सब्जेक्ट। अब आपने कहा हार्डली के बाद हैड, सही है। द कॉन्फ्रेंस हैड के साथ थर्ड फॉर्म, इन्वर्जन भी करेक्ट है, यहाँ पर व्हेन भी सही है। डेलीगेट स्टार्टेड लिविंग, अच्छा एक चीज़ और है, हैड मतलब पास्ट हो गया और स्टार्टेड मतलब पास्ट हो गया, अरेंजमेंट वर्ब मतलब पास्ट हो गया, और ये हैज टर्न नहीं होगा यहाँ पर, फिर आपको यहाँ पर भी पास्ट करना पड़ेगा। आप जानते हो एक जगह पास्ट है तो पूरा का पूरा स्टेटमेंट आप हमें पास्ट में लिखना पड़ता है। पार्ट नंबर कौन सा हो जाएगा, दैट विल बी डी। नेक्स्ट, सडन डिक्लाइन इन द कंप, अच्छा कई बार इस तरीके के FIBs फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं। सडन डिक्लाइन, देखो डिक्लाइन के साथ दो तरीके के प्रपोजिशन हम यूज करते हैं, एक बात तो ये समझना।
डिक्लाइन के साथ एक तो इन आता है और डिक्लाइन के साथ एक ऑफ आता है। डिक्लाइन इन का मतलब होता है पतन, और डिक्लाइन इन का मतलब होता है कमी। डिक्लाइन ऑफ का मतलब होता है पतन। तो दोनों प्रपोजिशन आप यूज कर सकते हो। तो कह रहा है सडन डिक्लाइन इन द कंपनीज रिवेन्यू, कंपनी के रिवेन्यू में जो तेजी से गिरावट आई है। अब देखो यहाँ पर कमी की बात कर रहे हैं, गिरावट की बात कर रहे हैं, इन लगा रहा है, सही है। नॉट ओनली द कॉन्फिडेंस ऑफ इट इन्वेस्टर, ना केवल जो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस है उसको, बल्कि डाउट्स अबाउट द, अच्छा बाकी बात बता रहा है। अब आप बताओ, रिस्टोर्ड आएगा, इरेज्ड आएगा, बूस्टेड आएगा, क्लैरिफाइड आएगा, शूक आएगा, रेज्ड आएगा, कंफर्म आएगा, एलिमिनेटेड आएगा। अब ये कहना क्या चाह रहा है कि कंपनी का रिवेन्यू घटा है, डाउन हुआ है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस रिस्टोर होगा, ये वाली बात तो नहीं होगी क्योंकि ये पॉजिटिव वर्ड है। अच्छा कंफर्म भी पॉजिटिव वर्ड है, ये भी हटेगा। या तो बूस्टेड होगा, सॉरी ये भी पॉजिटिव वर्ड है, बूस्ट कैसे करेगा। यहाँ तो कंपनी का जो रिवेन्यू है वो डाउन हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, इसका मतलब करेक्ट आंसर होगा शूक। और दूसरा कह रहा है बट आल्सो डाउट्स, और बहुत सारे डाउट, इससे बहुत सारे डाउट उठते हैं, है ना। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा सूक और राइज्ड। इससे उनका कॉन्फिडेंस भी सूक हो रहा है, डाउन हो रहा है, और साथ ही साथ बहुत सारे डाउट भी उठ रहे हैं। नेक्स्ट सिनोनिम आपको बताना है, और यहाँ पर एक वर्ड है इम्पिकुनियस, इसका सिनोनिम बताना है। एफ्लुएंट आएगा, डेस्टिट्यूट आएगा, ओपुलेंट आएगा, प्रॉस्पेरस आएगा। अब इसमें आपको डिफाइन करना है। डिस्पाइट का मतलब के बावजूद होता है, और ये वाली बात आप जानते हो, डिस्पाइट इज इक्वल टू इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट इज इक्वल टू इन स्पाइट ऑफ। या तो इन स्पाइट के साथ ऑफ लगाओ या फिर डिस्पाइट लगाओ। डिस्पाइट के साथ ऑफ का यूज हम नहीं कर पाएंगे, ये वाली बात, डिस्पाइट के साथ ऑफ का यूज नहीं कर पाएंगे। डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद। ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क, सालों की मेहनत के बावजूद, द राइटर रिमेन्ड, है ना, एंड कुड बेयरली अफोर्ड हिज रेंट। तो राइटर कैसा रहा बताओ, बहुत धनी रहा। अब डिस्पाइट का मतलब जस्ट आप कंट्राडिक्टरी बात बताओगे, जो भी बात बताओगे जस्ट अपोजिट होगी। तो एक बात ये कह रहा है कि एक व्यक्ति ने सालों मेहनत की है, एक व्यक्ति ने सालों मेहनत की है, तो उसको कैसा होना चाहिए, धनी। लेकिन आपको अपोजिट बात बतानी है तो वो कैसा होगा, गरीब होगा। आपने कहा ऐसे भी निकाल सकते थे आप, देखो एफ्लुएंट मतलब धनी, ओपुलेंट मतलब धनी, प्रॉस्पेरस मतलब धनी। तो सिंपल सी बात है, डेस्टिट्यूट का मतलब निर्धन, देश के ट्यूटर गरीब हो गए, आप ऐसे डिफाइन कर सकते थे। इम्पिकुनियस का मतलब होता है जिसके पास रिसोर्सेज का अभाव है। यहाँ पर आपको क्या बताना था, सिनोनिम बताना, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा डेस्टिट्यूट। बाकी वैसे एसपी टेक्निक भी लगा सकते हो, 3 साइनो ए कैंटो विल डिसाइड योर आंसर, 3 साइनो ए कैंटो विल डिसाइड योर आंसर। यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा डेस्टिट्यूट। चलिए अब हम चलते हैं पैरा जम्बर्ड, जो कि आपको थोड़ा सा लेंदी दे रहा है, S1 S6 वाले पैटर्न पर दे रहा है ना। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा समझते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कह रहा है यूजिंग अर्लियर फ्लावरिंग कल्टीवर्स सेम्स टू बी द मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटजी। तो पहले जो फ्लावरिंग कल्टीवर्स यूज किए जाते थे वो एक अच्छी स्ट्रेटजी थी। कह रहा है इन कंट्रास्ट wheat yield seems to be less responsive. Yearly sowings projected yield improvements for this strategy is only 6 to 10%, probably not enough to counteract the negative impact of climate change. As a result of yield gains are projected for 2021 to 2050 of 26 to 38% of the moderate and high and scenario respectively. Thus, this strategy more than compensate the possible impacts of climate change for these future periods. More or less similar yield are projected for 2051 to 2080. The adopted early flowering cultivars, बस यहाँ पर दे होना चाहिए, दे अडॉप्टेड अर्ली फ्लावरिंग कल्टिवेट्स सक्सेसफुली एडवांस ग्रेन फिलिंग विच रिड्यूस। अच्छा ये पूरा स्टेटमेंट है, अब आपने पढ़ लिया। अब इसको कैसे यूज करोगे, देखो एक बात समझना। मैंने कहा S1 के साथ S कनेक्ट हो रहा है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं आपको 2-3 क्लू दे रहा हूँ जहाँ से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। पहला ये है कि कह रहा है यूजिंग अर्लियर फ्लावरिंग कल्टिवर्स सेम्स टू बी द, ये सबसे इफेक्टिव स्ट्रेटजी है
और इसी को बता रहा है, इसी को यूज करते हुए सक्सेसफुली जो ग्रेन फिलिंग हुई है, ये सारी बात बता रहा है। इसका मतलब एस जो है S1 के साथ एस कनेक्ट हो जाएगा, एस फर्स्ट हो जाएगा। एक बात ये क्लियर हो गई। दूसरा, पी के साथ आर बनेगा। अब पी आर क्यों बनेगा, जरा ध्यान से देखना। जब ये यहां से क्या हुआ कि एडवांस ग्रेन फिलिंग हुई है, तो एज अ रिजल्ट इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ है कि जो ग्रेन्स है प्रोजेक्ट 2020, अच्छा ये लगभग यहां से यहां तक है 26 से 38, और ये कह रहा है मॉडरेट से कहीं हाई है, मॉडरेट से कहीं हाई है। और यही वाली बात आर में डिफाइन कर रहा है, कह रहा है मोर और लेस सिमिलर ग्रेन्स आर प्रोजेक्टेड, और यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2051 से 2080 के बीच में इसी के आसपास कुछ ना कुछ रहने वाला है। तो पी के साथ आर, एक तो बन गया पी के साथ, पहले तो पी के साथ आर देख लो, पी के साथ आर, पी के साथ आर, बाकी में तो पी के साथ आर नहीं है। अब यहाँ पर मैंने एक बात और बताई थी कि एस पहले आएगा, एस पहले आएगा तो ऑप्शन नंबर ये बनेगा आपका थर्ड। एक बार फिर से डिफाइन कर दो, मैंने कहा ये जो फ्लावरिंग कल्टीवर्स है वो एक अच्छी इफेक्टिव स्ट्रेटजी है, और उसी को डिफाइन कर रहा है एस में। उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ है वो वाली बात बता रहा है पी में, और पी को कनेक्ट करोगे किसके साथ, आर के साथ, तो पी के साथ आर, एस फर्स्ट हो गया, ऑप्शन नंबर थर्ड हो गया। इन इंडिया रिवर बफेलोज आर इंजॉइंग देयर बाथ। तो भारत में क्या होता है, रिवर जो है वहाँ बफेलो इंजॉय करती हैं, नहाती हैं। डंकीज आर ड्रिंकिंग, गधे पानी पी रहे हैं। पीपल आर टेकिंग अ बाथ, लोग भी नहा रहे हैं। क्लॉथ्स आर बीइंग वॉश्ड, कपड़े धुले जा रहे हैं। एंड सम अदर वाटर इज परहैप्स बीइंग ड्रंक बाय सम, और कुछ पानी जो है वो कुछ लोगों के द्वारा पिया भी जा रहा है। ये वाली बात S1 में बता रहा है। इट हैज बीन ऑब्जर्व, ऐसा ऑब्जर्व किया गया है दैट रिच पीपल फॉल सिक मोर देन पुअर पीपल, कि जो अमीर लोग होते हैं वो ज़्यादा क्या होते हैं, ज़्यादा बीमार होते हैं गरीबों के अपेक्षा। हिज इम्यूनिटी, अब हिज को आपको अंडरलाइन करना पड़ेगा, किसकी इम्यूनिटी की बात कर रहा है ना। इम्यूनिटी हैज बीन डिस्ट्रॉयड बाय टू मच प्रोटेक्शन, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन की वजह से, बहुत ज़्यादा देख रेख की वजह से वो क्या है, उसकी इम्यूनिटी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। किसकी, ये देखना है। रियल मेडिसिन शुड गिव यू इम्यूनिटी रादर देन टेक इट अवे, तो जो रियल मेडिसिन है वो आपको इम्यूनिटी देती हैं, है ना, वो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। बट द वेस्टर्नर गोइंग टू इंडिया कैन नॉट ड्रिंक, ये जो वेस्टर्नर है वो पानी नहीं पीते। एंड अवेलेबल वाटर बिकॉज ऑल वाटर इज पॉल्यूटेड, सारा का सारा पानी पॉल्यूटेड है। हैज, अच्छा ये सारी बात बता रहा है। इट शुड मेक यू स्ट्रॉन्गर एबल टू फाइट इन्फेक्शन। ओके, अब अगर आप देखोगे तो एक बात तो आपके समझ में आ गई कि रियल मेडिसिन जो है वो क्या करती हैं, वो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, जिससे कि आप स्ट्रॉन्गर बनते हो, इन्फेक्शन से फाइट कर सकते हो। ये वाली बात बता रहा है। इसका मतलब एक तो पेयर समझ में आ गया कि क्यों के साथ ऐसा आएगा। दूसरा पेयर बताता हूँ, ये जो गार्डनर है ये नाउन है, और इसी के लिए आपने क्या लगाया है, हिज, है ना, इसी के लिए आपने क्या लगाया, हिज। तो अगला जो पेयर होगा, एक तो क्यूएस पहले देख लो आप, क्यूएस कहाँ पर है, क्यूएस यहाँ पर है, क्यूएस यहाँ पर है। अब आरपी पहले आएगा या क्यूएस पहले आएगा, है ना। अब देखो एक चीज समझना, आर के बाद पी आएगा। आर के बाद पी क्यों कह रहा हूं मैं, आर के बाद पी क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसी वेस्टर्नर के लिए आपने हिज लगाया है। ये लोग जो वेस्टर्नर है वो पानी नहीं पीता है क्योंकि ये पॉल्यूटेड है ना, और उसकी इम्यूनिटी जो है वो डिस्ट्रॉय होती है बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन की वजह से। ये इनडायरेक्टली कहना क्या चाह रहा है कि यहाँ ऐसी ऐसी एक्टिविटीज होती है फिर भी कुछ लोग पानी पीते हैं, जबकि जो वेस्टर्नर हैं, अब ये वाली बात यहाँ से भी आप कह सकते हो कि S1 के साथ आर कनेक्ट हो रहा है, S1 के साथ आर कनेक्ट हो रहा है। आर विल बी योर फर्स्ट स्टेटमेंट है ना, आर जो है वो आपका क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट है। और ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि वो S1 के साथ कनेक्ट हो जा रहा है। यहाँ पर कह रहा है कि देखो यहाँ पर क्या करते हैं, जो बफेलो हैं वो नहाती हैं, गधे पानी पीते हैं, लोग भी नहाते हैं, है ना, कपड़े भी धुले जाते हैं, और फिर भी लोग पानी पीते हैं। जबकि ऐसा नहीं है, जस्ट ये बट से अपोजिट बात बताओगे तो ये ओवरऑल आप देखोगे तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, दैट विल बी डी, है ना। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 19 का, दैट विल बी डी। होप सो ये वाला पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। चलो आगे चलते हैं। He said to me, why did you not inform me earlier?
दैट द मीटिंग हैड बीन पोस्टपोन। अच्छा, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है और आपको बताना है। एक काम करते हैं, सैड मतलब मैं कहता हूँ कितना भी लेंदी दे आप परेशान मत हुआ करो, क्योंकि आपके पास एलिमिनेशन मेथड है, आपके पास आपका सबसे बेस्ट हथियार है, वो है एलिमिनेशन मेथड। सैड मतलब पास्ट हो गया, पास्ट हो गया। यस्टरडे, यस्टरडे पास्ट हो गया। यस्टरडे का पास्ट क्या बना हो गया, मतलब यस्टरडे किस में चेंज करोगे, द प्रीवियस डे में। यस्टरडे का यस्टरडे रहेगा नहीं, रहेगा नहीं, द प्रीवियस डे। दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, मैंने पीछे सॉल्व किया, मैंने स्टार्टिंग सॉल्व ही नहीं किया। चलो अब दूसरी बात समझना, यहाँ पर आ जाओ। डिड यू नॉट इन्फॉर्म, ये लिख रहा है डिड यू नॉट इन्फॉर्म, मतलब पास्ट इंडेफिनिट है, किस में चेंज करोगे, पास्ट परफेक्ट में चेंज करोगे। तो हैड नॉट इन्फॉर्म्ड, ये वाली बात, हैड नॉट इन्फॉर्म्ड, है ना, यहाँ पर ये वाली बात भी क्लियर हो गई। इसके बाद आप पूरा देखते जाओ। ही आस्क्ड मी वाई, ही आस्क्ड मी वाई, फर्स्ट और फोर में फाइट है। आई हैड नॉट इन्फॉर्म्ड, आई हैड नॉट इन्फॉर्म हिम अर्लियर दैट द मीटिंग वॉज पोस्टपोन, और मीटिंग हैड बीन पोस्टपोन था, मीटिंग हैड बीन पोस्टपोन। ये आ जाएगा हैड बीन का हैड भी नहीं रहेगा, वॉज तो बनेगा नहीं। अगर आप 20 में देखोगे तो यहाँ पर वॉज पोस्टपोन तो नहीं होगा, तो डी वाला भी नहीं इनअप्रोप्रिएट हो गया। करेक्ट आंसर आपका फर्स्ट है। एक बार फिर से देख लेते हैं, यहाँ ये स्टडी की वजह से हट गया, ये स्टडी की वजह से हट गया, आस्क्ड मी वाई वाई, और ये हैड नॉट इन्फॉर्म्ड, सही है, विथ हिम अर्लियर द मीटिंग, और हैड बीन पोस्टपोन की जगह वॉज नहीं आएगा, वॉज पोस्टपोन। ये तो जो करते हो लिखोगे ना आप, तो हैड बीन पोस्टपोन, बाकी तो आप बना ही लोगे। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, दैट विल बी फर्स्ट, नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ पर मैंने आरसी रखा है, अभी मैंने क्लोज टेस्ट नहीं रखा है। आप कहोगे तो मैं क्लोज टेस्ट करा दूंगा, बट मैंने यहाँ पर अभी आरसी पिक किया है। आप कह रहे थे बहुत लेंदी आ रहा है, मैंने भी लेंदी रखा है। यहाँ पर पैसेज को पढ़ना है, आंसर करने हैं, लेकिन इसमें आपको करना क्या है, पहले क्वेश्चंस पढ़ने हैं, फिर उसके बाद आपको पैसेज पढ़ना है। तो आपने कहा हु आर एब्रेस्ट ऑफ देयर टाइम, कौन, साइंटिस्ट, पोएट्स, लॉजिशियंस, साइंटिस्ट, लॉजिशियंस, पोएट्स, पोएट्स, लॉजिशियंस, सूथसेयर, साइंटिस्ट। तो एब्रेस्ट ऑफ, अब नहीं मीनिंग आपको पता है एब्रेस्ट ऑफ का, पर फिर भी आप आंसर निकाल सकते हो, है ना। अब मैं आपको डायरेक्ट आंसर पर ले जा रहा हूँ। मैंने कहा ये लिखा है, दे आर अहेड ऑफ देयर टाइम वेयर एज लॉजिशियंस एंड साइंटिस्ट आर एब्रेस्ट ऑफ देयर टाइम। ये वाली लाइन ध्यान से पढ़ो, आप पूरा पढ़ना, जैसे आप पढ़ते हो उसी तरीके से सॉल्व करना। मैं डायरेक्ट जहाँ पर जिस क्वेश्चन का आंसर है मैं वो समझाता जा रहा हूँ। यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा होगा, दैट विल बी लॉजिशियंस एंड पोएट्स, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 22 में आ जाओ। इफ द पोएट डिड नॉट ड्रीम व्हाट वुड हैपन। अच्छा, इसको बाद में आके सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट, आर द पोएट ड्रीमर्स, क्या जो पोएट होते हैं वो ड्रीमर्स होते हैं। यस पोएट आर ड्रीमर्स, यस पोएट आर ड्रीमर्स। दोनों सेम ही हो गए हैं। अच्छा, यहाँ पर चेंज होना चाहिए था, यस पोएट्स आर ड्रीमर्स। अच्छा चलो कोई बात नहीं, यस दे बिल्ड रेशनैलिटी एंड ड्रीम, नन ऑफ द एबव। यहाँ पर नो कर लीजिए, नो, पोएट्स आर नॉट ड्रीमर्स, है ना। अब आप सॉल्व करिए। अब देखो, पहले तो एक काम करते हैं, ये स्टार्टिंग में चलेंगे, आप पूरा पैसेज पढ़ लीजिएगा। मैंने कहा द अदर डे वी हियर्ड सम सीमिंगली रिफर टू पोएट्स आर ड्रीमर्स। ये देखो, ये वाला डायरेक्ट आप इस लाइन को पढ़ोगे तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, पोएट्स आर ड्रीमर्स, है ना। ये बन जाएगा पोएट्स आर ड्रीमर्स। तो आप देखो जरा यहाँ पर क्या बन गया आपका, और यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया आपका, दैट विल बी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जो पोएट्स हैं वो ड्रीमर्स हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इन व्हाट वे इज द पोएट इज अ स्पेशलिस्ट। इस तरीके से जो पोएट्स है वो एक स्पेशलिस्ट है। चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं हम। ये वाली बात कहाँ पर डिफाइन की गई है, देखो अगर आप देखोगे तो ये वाली बात, फॉर द पोएट लाइक द इंजीनियर इज अ स्पेशलिस्ट। कह रहे एक इंजीनियर के तरीके पोएट भी स्पेशलिस्ट है। हिज बीइंग टर्न टू द लाइफ ऑफ टुमारो कैन नॉट बी टर्न साइमल्टेनियसली टू द लाइफ ऑफ टुडे। द साइंटिस्ट ही सेज हियर आई गिव फ्लैश ऑफ टाइम फ्यूचर द वाइज साइंटिस्ट एंड टेक दैट फ्लैश ऑफ फ्यूचर एंड मेक्स इट ओवर। अब आपने इतना पढ़ लिया, अब बस यहाँ से आप आंसर कर पाओगे। देखो, ही इज अ ड्रीमर एंड ड्रीम्स आर टेकन टू एजेंडा, हिज सूथसेयर आर ट्रिक्स। ओके, he gives the scientist a flash future which scientist takes over in fiber। अच्छा, यहाँ पर करेक्ट आंसर यही हो गया।
क्योंकि ये वाली बात आपको डायरेक्ट ये स्टेटमेंट मिल रहा है। देखो कि इंजीनियर के तरीके ये पोएट भी एक स्पेशलिस्ट है, और वो वाली बात फर्दर एक्सप्लेन कर रहा है ना। कह रहा द साइंटिस्ट ही सेज हियर आई गिव द फ्लैश ऑफ फ्यूचर। और वैसे ही काम किसका है, एक पोएट का भी है। ये वाला पूरा स्टेटमेंट आप पढ़ोगे तो आंसर मिल जाएगा। चलिए ये भी क्लियर हो गया। 24 25 में आते हैं। अकॉर्डिंग टू द ऑथर ड्रीम्स आर यूजफुल टू द वर्ल्ड बिकॉज, ऑथर के अनुसार ड्रीम्स जरूरी हैं क्योंकि इट इज अ साइकोलॉजिकल थ्योरी, इट इज अ कल्चरल एक्ट, द आर्टिस्ट enables us to see the beauty of the world. Every forward step in any field of life is taken along the dreamy path of imagination. अब क्या कहना चाह रहा है ऑथर के अनुसार, ड्रीम्स क्यों जरूरी हैं, यूजफुल हैं। अब ये वाली बात कहाँ पर है, ये आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा। चलो देखते हैं ये वाली बात कहाँ पर बताई गई है। फिलहाल इस वाले पैरा में नहीं है शायद। ये वाली बात देखो लिख रहा है, कह रहा है सनराइज स्ट्रीमर्स। अच्छा ये सारी बात, ड्रीम्स आर द सनराइज स्ट्रीमर्स heralding a new way of scientific progress and other forward surge. Every forward step man takes any field of life if taken along the dreamy paths of imagination. ये वाली बात लिखी है, ये वाली बात देखो यहाँ पर मिल रहा है। इट मीन्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी 4, है ना। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे, है ना, जो हम लोगों ने स्किप किया है। मेरे भाई देखो मैं आपको अक्सर समझाता हूँ, अच्छी किताबें और अच्छे लोग बहुत देर से समझ में आते हैं। बस इतनी बात काफ़ी है मेरे ख्याल से। आप समझदार हैं, इतनी बात समझ सकते हैं। जो चीज़ आपको जितनी जल्दी अट्रैक्टिव लगती है, जितनी जल्दी वो लुभावनी लगती है, चांसेस भी उतने ज़्यादा हैं उसके मिसलीड करने के। इफ द पोएट डिड नॉट ड्रीम व्हाट वुड हैपन, यदि कवि कल्पना करना चाहो। इस पूरे पैसेज में बेसिकली बताया क्या गया है कि जैसे सारी चीज़ें जो हैं वो एक पोएट से स्टार्ट होती हैं। जिस तरीके से पोएट इमेजिनेशन करता है उसी से सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे वो सूटसेयर हो, सारी बातें उसी से कनेक्टेड करके इस पैसेज में बताई गई हैं। हालांकि पूरा पैसेज पढ़ोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो कह रहे यदि ड्रीम ना करे तो क्या होगा, है ना। तो इनडायरेक्टली क्या कहना चाह रहा है कि भाई जो भी आप इन्वेंशन देखते हो साइंस में वो कहीं ना कहीं ड्रीम किए गए हैं, है ना। तो क्या कह रहे हो, देयर वुड परहैप्स द स्किंट फ्लैशेस, देयर वुड बी नो फ्यूचर, देयर वुड परहैप्स नो एडवांसमेंट इन एनी फील्ड। ना ये करेक्ट आंसर है। तो आपको कहीं एडवांसमेंट देखने को नहीं मिले, ये पर्टिकुलर किसी लाइन में नहीं है, ये ओवरऑल आपको पैसेज पढ़ करके ये वाली बात आपको समझ में आएगी, है ना। तो होप सो पूरा पैसेज हो गया, पूरा मॉक हो गया, है ना। फिर भी लास्ट में मैं आपको हम्बल तरीके से ही बोल रहा हूँ कि मेरे भाई मत करो ये फालतू की चीज़ें, है ना। बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है, मुझे कंसंट्रेट कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, मेरे लिए टफ हो जाता है ना। दूसरा एक चीज़ और मैं बोलता हूँ आपके लिए कि भाई मेरा भी ज़मीर है और मैं ज़मीर बेच करके कोई काम नहीं करता, जीवन में नहीं किया और ना कभी करूँगा, है। और ये बात मैं हमेशा भी समझाता हूँ, आपको भी समझाता हूँ कि भाई मेरे ऐसा काम मत करो कि आपका ज़मीर ही आपके साथ ना हो, है ना। तो बाकी आप समझदार हैं, ठीक है। और अगर फिर भी ऐसा किया तो इस बार मैं रेल बना दूंगा, इतना मैं बता के जा रहा हूँ, ठीक है। बहुत अपने दोनों कान खोल लेना, सुन लेना, इस बार मैं रेल बना दूंगा, है ना। सुनाई दिया हो तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इस बार मैं रेल बना दूंगा, ठीक। इसलिए बहुत सोच समझ करके करना काम, ठीक। चलिए थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस वैल्यूएबल सेशन, थैंक यू, जय हिंद। अरे आपको फ्रूटफुल होना चाहिए, आपको बहुत, यू आर वेरी फॉर्चुनेट कि कम से कम कोई टीचर है जो आपके लिए आगे से आगे चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहा है। यू शुड बी थैंकफुल और अदर देन ये सब फालतू की चीज़ें करने के बजाय, है। थैंक यू, जय हिंद।